नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल नागर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो एग्जाम चल रहे हैं, और उस एग्जाम का आज 11 सितंबर को सुबह की शिफ्ट के अंदर ग्रुप डी जीके का पेपर था। फर्स्ट पेपर था ग्रुप डी का। आज हम उसी पेपर के ज्योग्राफी के प्रश्नों पर बात करने के लिए यहाँ पर ज्योग्राफी के प्रश्नों पर हम लोग बात कर रहे हैं, और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमारे यहाँ पर रहे हैं ज्योग्राफी के। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही हमारे इन चैनलों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुधन उसके उपनाम के साथ सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर चोखला को सोनाड़ी नहीं कहा जाता। चोखला नस्ल को आपको पता है भारतीय मेरेनो के नाम से जाना जाता है, न कि सोनाड़ी के नाम से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जो आंसर रहने वाला है वो आपके सामने क्या होगा? चोखला ही होगा। फोर्थ, मगरा को चक्री कहा जाता है, गिर को रेंडा, थार पार्कर को मालानी के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर हमारे पास फोर्थ है। नेक्स्ट और अगले ऑप्शन की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, मध्यमाई बेसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए, यह क्षेत्र स्थानीय रूप से वांगड़ के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ये सही कथन है। अगला है, यह क्षेत्र सोम, जाखम तथा ईरू नदियों द्वारा अफवाहित है। यह भी बिल्कुल सही है। सोम, जाखम, ईरू, अनास, मोरेन ये सब नदियों द्वारा अफवाहित है। अगला है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसकी प्रमुख विशेषता है। तो साथियों यहाँ पर ये गलत है। जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो हमारे हाड़ौती के अंदर है, और हाड़ौती में भी आपको पता हो तो बूंदी से, किससे? बूंदी से सवाई माधोपुर के मध्य की जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के मध्य में दरारी घाटी अवस्थित है, और उसी दरारी घाटी को ए एम हेरोन ने ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमा भ्रंश नाम दिया है। तो ये इसकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हमारे सामने सही आंसर के रूप में केवल ए तथा बी, सी इसके लिए गलत है। तो सही आंसर पहला हो जाएगा। दूसरा जो हमारे सामने अगला प्रश्न है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार जिलेवार सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जिले में देखी गई है? साथियों, यहाँ पर ये डायरेक्ट राजस्थान के सर्वाधिक वर्षा वाले जिले की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है मानसून रिपोर्ट 2024 के तहत। और इस रिपोर्ट में ये देखने को मिला था कि राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा हुई थी वो दौसा जिले में हुई थी, और उसके बाद दूसरे स्थान पर सवाई माधोपुर जिले का रहा है। तो सही आंसर यहाँ पर आपके सामने क्या रहने वाला है? थर्ड, दौसा और सवाई माधोपुर मानसून रिपोर्ट 2024 के तहत राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला कौन सा था? दौसा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत रहा है? तो सही आंसर है 53.57% राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न है, राजस्थान में मसाला पार्क अवस्थित है। तो आपको पता है राजस्थान के दो स्थानों पर मसाला पार्क है, एक तो है जोधपुर में और एक है कोटा में। जोधपुर के मथानिया में है और कोटा के रामगंज मंडी में है। तो सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? मथानिया तथा रामगंज मंडी, जो कि कोटा और जोधपुर में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की दाहिने तट से सहायक नदी है? मतलब दाहिने तट से या दाहिनी ओर से मुहाना बनाने वाली लूनी की सहायक नदी ऐसी एकमात्र नदी है, और वो है जोजड़ी नदी। जोजड़ी लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। और दूसरी इसी के बारे में ये भी कहा जाएगा कि यह लूनी की इकलौती ऐसी सहायक नदी है जो लूनी नदी में अपना मुहाना दाहिनी ओर से आकर
बनाती है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जोजड़ी, बाकी बांडी, मीठड़ी, गुइया और सूकड़ी, इन सभी नदियों का उद्गम अरावली पर्वत से होता है और लूनी नदी में बाईं ओर से आकर अपना मुहाना बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पता है गेटोर की जो छतरियां हैं वो बिल्कुल जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में है। वहीं अहार म्यूजियम बिल्कुल उदयपुर में है। मीरा मंदिर पता ही है आपको, चित्तौड़ के अंदर है। और कर्ण महल जो कि कहाँ पर है? बीकानेर में है। तो यहाँ पर ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, ए में थर्ड, बी में सेकंड, बी में फर्स्ट और सी में सेकंड। तो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर क्या रहने वाला है हमारे पास? 2 इसका सही आंसर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत कितना रहा है? अवर्गीकृत वन जिसे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यूएफ के नाम से जानते हैं। तो इनका प्रतिशत कितना रहा है? 6.50%। राजस्थान में न्यूनतम वन अवर्गीकृत ही पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के युग में उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम रहा है? तो किस जिले में रहा है? बीकानेर और नागौर के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और अगला प्रश्न हमारे सामने है, राजस्थान के कौन से जिले में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत दशाब्दी अंतर अंकित किया गया है? कुल मिला के ये जानना चाहता है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि दर देखने को मिली है। 2001 से 2011 के अंदर किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है? तो आपका आंसर होगा बाड़मेर जिले के अंदर सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, रणजीत सागर बांध तथा दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना क्रमशः किन नदियों पर अवस्थित है? तो आपको पता है रणजीत सागर बांध तो किस नदी पर संचालित किया जा रहा है? रावी नदी पर। और दुलहस्ती परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। किस पर है? ये पंजाब के अंदर है और ये कहाँ पर है? जे एंड के जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारे सामने क्या हो जाएगा? रावी तथा चिनाब नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, किसने ये प्रतिपादित किया कि ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार का तप्त होना भारतीय मानसून के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? साथियों, जब हमने मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में बात की थी तो उन सिद्धांतों में हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, जेट स्ट्रीम सिद्धांत। और इसको भी फिर हमने 2 भागों में विभाजित किया था। एक तो था पछवा जेट जो फ्लोन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? और दूसरा हमने पढ़ा था पूर्वी जेट। कौन सा जेट? पूर्वी जेट। और ये किसके द्वारा दिया गया था? पी कोटेश्वरम के द्वारा। और आपको ज्ञात हो तो पी कोटेश्वरम ने ये स्पष्ट किया था कि ग्रीष्म काल के दौरान तिब्बत का पठार जबरदस्त गर्म होने के कारण वहां से स्थानीय पवनें संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती है, इसलिए उस क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। और वहां से जो हवाएं हिंद महासागर में नीचे उतरती है उन्हें ही पूर्वी जेट के नाम से जानते हैं। और उन हवाओं के प्रभाव से हिंद महासागर में दाब प्रवणता बढ़ जाती है। इसी दाब प्रवणता के कारण हिंद महासागर से हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलने लगती है। तो यहाँ पर इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? पी कोटेश्वरम। पी कोटेश्वरम ने ही सबसे पहले, या पी कोटेश्वरम ने ये स्पष्ट किया था कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति में
तिब्बत के पठार का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेमावती, काबिनी, काबिनी या इसे हम कब्बानी के नाम से भी जानते हैं, सहायक नदियां हैं। तो साथियों हमने पढ़ा था अमरावती, अमरावती, हेमावती, अर्कावती, अर्कावती, भवानी, कब्बानी, लक्ष्मण तीर्था, लक्ष्मण तीर्था, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। तो यहाँ पर कब्बानी किसकी सहायक नदी है? कब्बानी। और हेमावती आप देख सकते हो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन और वृक्षा आवरण के रूप में अंकित किया गया है? तो इसके लिए जो सही आंसर रहने वाला है, यहाँ पर आपको पता है वन आवरण और वृक्ष आवरण की बात की जा रही है। और आपको पता है भारत का जो वन आवरण रहा है वो 21.76% है और वृक्ष आवरण 3.41% है। इस प्रकार भारत में जो वन और वृक्ष आवरण है वो 25.17% रहा है। सही आंसर हमारे सामने क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न है वर्ष 2020 में विश्व की कुल जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2020 और विश्व की टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का था? मतलब इस जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के रूप में कितनी जनसंख्या अंकित की गई थी, कितनी परसेंट जनसंख्या अंकित की गई थी? तो आंसर है 3.6% जनसंख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर का सीमावर्ती सागर नहीं है? अटलांटिक महासागर, ब्यूफोर्ट सागर, ये अटलांटिक का ना होकर ये किसका है? तो आपको पता है ये है आर्कटिक महासागर का। आर्कटिक महासागर का हिस्सा है जो उत्तरी अमेरिका के, किसके? उत्तरी अमेरिका के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये मानकर चलेंगे हमारे सामने ये है उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में ये वाला हिस्सा ही किसके नाम से जाना जाता है? ब्यूफोर्ट सागर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं इसको हम? ब्यूफोर्ट सागर। और इसी ब्यूफोर्ट सागर में साथियों मैकेंजी नदी आकर अपना मुहाना बनाती है। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी इसी ब्यूफोर्ट सागर में आकर अपना मुहाना बनाती है। तो ब्यूफोर्ट सागर आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। बाकी लेब्राडोर सागर ये उत्तरी अटलांटिक में है। किस में है? उत्तरी अटलांटिक में है। कैरिबियन सागर ये ध्यान रखना ये भी उत्तरी अटलांटिक में है। उत्तरी अटलांटिक में है जो क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनियन रिपब्लिकन और लेसर द्वीप समूह से निर्मित है। सारगेसो सागर आपको पता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में गतिविहीन जल की जो अवस्था पाई जाती है उसे हम सारगेसो सागर के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों आपको कहाँ पर मिलते हैं? कहाँ पर मिलते हैं? अटलांटिक महासागर में। तो सही आंसर के रूप में हमारे सामने क्या निकल कर आ जाएगा? ब्यूफोर्ट सागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है 2025 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो साथियों हमने विश्व के सर्वाधिक 10 जनसंख्या वाले देशों के बारे में बात की थी और पहले नंबर पर आपको पता है कौन सा है? भारत है। दूसरे नंबर पर चीन है। तीसरे नंबर पर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथे और पांचवें नंबर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान का नंबर आता है। इंडोनेशिया और पाकिस्तान का नंबर आता है। किसका? इंडोनेशिया और पाकिस्तान का। छठे नंबर पर नाइजीरिया। सातवें और आठवें नंबर पर ब्राजील और बांग्लादेश का नंबर आता है। इसके बाद में जापान और जर्मनी अवरोही क्रम में आपको मिल जाते हैं। तो सही जो आंसर आने वाला है वो है आपके सामने 4।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है विषुवतरेखीय या उष्णकटिबंधीय वातावरणों को अंतउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे ITCZ के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ये सही है। हमने पढ़ा था कि ग्लोब पर इन 5 डिग्री अक्षांशों की ओर, किसकी ओर, 5 डिग्री अक्षांशों की ओर 30 से 35 डिग्री 30 से 35 डिग्री अक्षांशों से जो हवाएं आती है इन्हीं पवनों को कहा जाता है व्यापारिक पवनें। ये व्यापारिक पवनें इसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती है और मिलकर संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। इसी ऊपर उठते हुए रूप को और यहाँ पर जब ये विस्थापित होती है तो ITCZ का निर्माण करती है। ठीक है, और इस तरीके से ये हमारे सामने जो है ITCZ का निर्माण होता है। अगला है, लेकिन यहाँ आप ये देख रहे हो यहाँ पर ये बात की गई है वाताग्रों को अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और दूसरा है यह वाताग्र उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में आपको पता है व्यापारिक पवनों का डायरेक्शन ऐसा और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। तो ये 5 डिग्री साउथ और ये 5 डिग्री नॉर्थ। तो आप देख सकते हो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो उत्तरी गोलार्ध में तो किसमें, उत्तरी गोलार्ध में यह वाताग्र उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी, देखो यह वाताग्र जो उत्तर पश्चिमी, यहां पर इस पर गौर कर सकते हैं व्यापारिक पवनों के बारे में बात करते हैं तो यह वाताग्र उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी, यहां दोनों चीजें गलत है। उत्तर पश्चिमी यानी ये इसकी बात कर रहा है और यहां आप ये देख रहे हो दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवने तो उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी, ठीक है ना। व्यापारिक पवनों का डायरेक्शन ऐसा नहीं होता, आपको पता है व्यापारिक पवनें हमेशा पूर्व से किसकी ओर चलती है, पश्चिम की ओर चला करती है। ठीक है, किसकी ओर चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। तो यहाँ पर ये कथन हमारे सामने क्या है, गलत है। तो ऐसी स्थिति में और यहाँ हमारे लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है, आर सही है किंतु ए गलत है। तो ए सही है किंतु आर गलत है क्योंकि यह वाताग्र उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यापारिक पवनों का डायरेक्शन ऐसा नहीं होता है, आप ये बहुत अच्छे से जानते हो। उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों का जो डायरेक्शन है ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों का जो डायरेक्शन है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होता है। इसके लिए सही आंसर ए रहने वाला है। ए सही है किंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अगला जो प्रश्न है ये है सतपुड़ा श्रेणी का सुदूर पूर्वी विस्तार जिस नाम से जाना जाता है। देखो सतपुड़ा श्रेणी का सुदूर पूर्वी विस्तार जिस नाम से जाना जाता है वो क्या कहलाता है। तो हमने पढ़ा भी था, भारत में अगर हम सतपुड़ा श्रेणी के विस्तार के विषय में देखते हैं तो इस तरीके से कुछ ये मानकर चलेंगे हमारा भारत ठीक है। और भारत में सतपुड़ा श्रेणी का जो विस्तार है
वो सबसे पहले मिलता है हमें राजपीपला की पहाड़ियों के नाम से। इसके बाद में सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी के बाद में इस तरीके से निकली हुई है गोविलगढ़ की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर है महादेव की पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ियों के बाद में ये है मेकाले की पहाड़ियाँ, यहाँ मिलती है हमें ये अजंता की पहाड़ियाँ। तो सबसे पूर्व में ये जो पहाड़ी देख रहे हो इसे ही क्या कहा जाता है? मेकाले की पहाड़ी। इसे कहा जाता है महादेव श्रेणी। इसे कहा जाता है गोविलगढ़ की पहाड़ियाँ, और ये है आपके पास अजंता श्रेणी। तो पूर्व में, सुदूर पूर्व में विस्तार जिस नाम से हैं तो वो किस नाम से हैं? मेकाले की पहाड़ियों के नाम से हैं। सही आंसर हमारे सामने हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का जैव विविधता का तृप्ति स्थल हॉट स्पॉट नहीं है? तो इसके लिए सही आंसर होगा सुलेमान और कीर्थर पर्वत। ठीक है, तो ये थे आपके ज्योग्राफी के प्रश्न जो आज के पेपर में लिए गए हैं। आपने देखा होगा और आप सुनिश्चित कीजिएगा कि आपके कौन से प्रश्न सही हैं और कौन से गलत हैं। इस आंसर की से आप अपने सिलेक्शन का पूर्व अनुमान तो लगा ही सकते हो। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।